हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ज्ञानतु पर। आज हम लोग बीएसएससी इंटर स्तरीय जो भी जॉब वैकेंसी निकली है, ठीक है, उसमें जो आप लोग तैयारी कर रहे हो, ठीक है, उसके साथ साथ ज्ञानतु भी आपके साथ लगा हुआ है ताकि आपकी तैयारी जो है एकदम परफेक्ट में परफेक्ट डायरेक्शन में चले। ठीक है, उसी कड़ी में हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हुए, ठीक है, बीएसएससी के रिगार्डिंग जो जीके जीएस का पोर्शन है 50 क्वेश्चन का जो आता है आपके सामने, ठीक है, उसमें काफ़ी अच्छा एक टेस्ट सीरीज हम लोग लेकर आए हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, जो आपकी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं आंकेंगे कि कितने लेवल तक आपने तैयारी की है और कितना आपको एफर्ट्स लगाना है। ठीक है, क्योंकि एक वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा है, भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, तैयारी सभी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस जो जितने प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, रिवीजन उतना ज़्यादा जरूरी है। और हम लोग आज उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं जीके जीएस पोर्शन के अंतर्गत 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, और आप लोग भी देखना कि किस प्रकार आप तैयारी कर रहे हो, कहाँ अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं जीके जीएस। ठीक है, ज्ञानतु पर नेक्स्ट हम फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, चुनावों के दौरान, ठीक है, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा अनुपालन किए जाने वाली आदर्श आचरण संहिता क्या है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि चुनाव के टाइम में, ठीक है, चुनाव जब भी होता है, चाहे वो किसी राज्य का चुनाव हो या वो राष्ट्रीय लेवल का चुनाव हो, ठीक है, हर चुनाव के कुछ दिन पहले, ठीक है, 2 महीने के पहले आसपास, ठीक है, उस वहां पर आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाती है और किसी प्रकार का कोई भी नई घोषणा सरकार के द्वारा लागू होना बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो उस आदर्श आचरण संहिता में ये पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो है ये किस चीज से संबंधित है। ठीक है, इसे लागू कौन करते हैं, किसके द्वारा ये लागू होता है। पहला ऑप्शन हमारे पास है, क्या ये हाई कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा आदेश दिया जाता है कि हाँ भाई साहब इसे लागू करो। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के बीच स्वैच्छिक समझौते के तहत इसे लागू किया जाता है, क्या ऐसा है क्या। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि जो आदर्श आचरण संहिता है वो भारत के संविधान में निर्धारित है, क्या ये भारत के संविधान में इसको शामिल किया गया है, लिखा गया है ऐसा चीज। ठीक है, पूछा जा रहा है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन ये है कि क्या ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में क्या ये शामिल है, उसी की तरह इसको लिया गया है और लागू किया जाता है, तो ये पूछा जा रहा है। तो ये जो आदर्श आचरण संहिता है, ठीक है, इसे ना ही हाई कोर्ट लागू करता है, ना ही सुप्रीम कोर्ट लागू करता है, ना ही क्या बोलते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं, राजनीतिक दल जो होते हैं उसके समझौते के तहत इसे लागू किया जाता है, ना ही ये भारत के संविधान में ये निर्धारित है। ये जो है ये हमारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में 1951 में ये शामिल है और वहीं से लेकर इसको लागू किया जाता है हमारे देश में, राज्य में चुनाव के पहले। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सबसे सही आंसर हो जाएगा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत इसे लागू किया जाता है। किसे लागू किया जाता है? आदर्श आचरण संहिता को लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि पॉलिटी की तैयारी में अनुच्छेद का जो एक अहम रोल होता है। ठीक है, अनुच्छेद आपको याद करना ही करना है, क्योंकि अगर आपने अनुच्छेद याद नहीं किया और क्वेश्चन में आ गया तो आप इसे कहीं भी तुक्का नहीं लगा सकते हो, क्योंकि ये एकदम मतलब फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि अनुच्छेद 61 जो है, ठीक है, 52 से लेकर जो अनुच्छेद स्टार्ट होता है वो राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट होता है, आपने ये पढ़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पूछ रहा है कि अनुच्छेद 61 जो है वो क्या चीज से संबंधित है। क्या ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? क्या ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? क्या ये राष्ट्रपति का महाभियोग से संबंधित है? क्या ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? आप सभी को पता होगा कि वित्तीय आपातकाल जो है वो अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो मौलिक कर्तव्य है वो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक ये लागू होता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो हमारा अनुच्छेद 352 में ये प्रावधान दिया गया है राष्ट्रीय आपातकाल का, तो ये भी नहीं होगा। तो ये जो अनुच्छेद 61 जो है ये हमारा राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर इनकरेक्ट लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का महाभियोग जो है वो अनुच्छेद 61 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रथम प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जो है पंडित नेहरू ने कब नागौर राजस्थान में पहला ग्राम पंचायत का उद्घाटन किया था।
ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जो पंचायती राज व्यवस्था जो है वो हमारे पास 73वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के तहत क्या बोलते हैं 19 सॉरी एक मिनट, 92 संविधान संशोधन 1973 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का यहाँ पर क्या बोलते हैं लागू किया गया था। लेकिन पूछा जा रहा है कि पहली बार पंचायती राज व्यवस्था जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने किस स्टेट के ग्राम में, नागौर ग्राम है, राजस्थान स्टेट है, ठीक है, तो यहाँ पर जो लागू किया गया था वो तिथि की बात की जा रही है, किस तिथि को लागू किया गया था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 26 जनवरी 1950 है, नेक्स्ट है 2 अक्टूबर 1975, थर्ड ऑप्शन है हमारे पास 2 अक्टूबर 1959 और फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, इसमें से कौन सा तिथि होगा जब पहली बार देश में, ठीक है, प्रथम ग्राम जो नागौर था, जो राजस्थान में पड़ता है, वहां पर पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था, तो वो था हमारा 2 अक्टूबर 1959। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 में क्या बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पर लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा गांधी जी ने किस एक्ट, ठीक है, किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, आधुनिक भारत पढ़ते हैं, तो गांधी जी के द्वारा राष्ट्र के हित में बहुत सारे मूवमेंट चलाए गए हैं, बहुत सारे आंदोलन चलाए गए हैं। ठीक है, डिफरेंट हम लोग आंदोलन पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसी के तहत क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, रोलेट एक्ट 1919, ठीक है, दूसरा बोल रहा है, ठीक है, देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1878, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1858 और विनियमन अधिनियम 1773। आप सभी को पता होगा गांधी जी जो हैं वो भारत ही कब आए थे, वो भारत आए थे 1915 में। ठीक है, जब इतनी जानकारी आपको है कि वो अफ्रीका से भारत लौटे थे 1915 में और पहली बार अपना जन्म भाषण जो दिया था वो बीएचयू के छात्रों के बीच दिया था, तो ये तीनों तो ऐसे ही रॉन्ग हो जाएंगे क्योंकि ये सब 1915 के पहले की बात है। ठीक है, ये 1900 से भी पहले की बात है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रोलेट एक्ट हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोग को स्मार्ट वे में करने की जरूरत है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखते हो तो इसमें आप एलिमिनेट करना सीखो, छांटना सीखो। इस प्रकार आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। और ये क्वेश्चन जो है, ये अगर आप जानकारी नहीं भी होता तो ये आप इसे बना लेते, क्योंकि गांधी जी जो है वो भारत 1915 में आए हैं। 1915 के पहले ये तीन ऑप्शन था, ये तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, रोलेट एक्ट 1919। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप, ठीक है, किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध हुआ था जो उसके परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था। हमारे पास ऑप्शन क्या है, क्रिमियन का युद्ध 1854, ठीक है, क्रिमियन का युद्ध 1854। पर क्या यह प्रथम बाल्कन युद्ध था जिसके द्वारा ये एकीकरण हुआ था जर्मनी इटली का। ठीक है, क्या यह सेडान का युद्ध था, क्या यह सेडोवा का युद्ध था। तो कौन सा युद्ध था जिस युद्ध के द्वारा जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था, यूनिफिकेशन हुआ था। तो ये जो था हमारा सेडान का युद्ध था। ठीक है, सेडान का युद्ध 1870 के तहत क्या बोलते हैं जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ था। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। आप सभी को पता होगा कि जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो, इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट जो चैप्टर हैं जिसे आप लोगों को पढ़ना ही है, ठीक है, वो हमारा है क्या बोलते हैं मुद्रा और बैंकिंग। ठीक है, वो हमारा है पंचवर्षीय योजना। ठीक है, वो हमारा है आरबीआई का रोल्स। ठीक है, आरबीआई के जो भी कार्य हैं उसे पढ़ना है। ठीक है, और भी चीजें बहुत सारी हैं, ये 3-4 इंपॉर्टेंट तो पढ़ना ही पढ़ना है। उसी में से आरबीआई का रोल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है। ठीक है, हमारे पास ऑप्शन क्या है, मौद्रिक नीति का निर्धारण। ठीक है, मौद्रिक नीति का निर्धारण क्या ये है, क्या देखते हैं हम लोग। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है रुपए के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है करेंसी का मुद्रीकरण और फोर्थ ऑप्शन है व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रख रखाव। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा रेपो रेट। ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा रेपो रेट। ठीक है, आप सभी ने पढ़ा होगा रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। ठीक है,
तो ये जो चीजें हैं ना, ये हमारा आरबीआई करती है, मौद्रिक नीति का जब निर्धारण करती है हर 2 महीने में, तो ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का निर्धारण करती है। तो ये तो आरबीआई का काम है, तो ये तो नहीं होगा क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, पूछ रहा है कि आरबीआई का कौन सा काम नहीं है। क्या ये रुपए के मूल्य का निर्धारण करती है? ठीक है, क्या ये करेंसी का मुद्रीकरण करती है? तो हाँ, करेंसी का मुद्रीकरण तो आरबीआई करती है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट है व्यापारिक बैंकों के न्यूनतम नगद अनुपात का रखरखाव। आपने सुना होगा केस रिजर्व रेशियो। क्या होता है? केस रिजर्व रेशियो, जिसके तहत बैंक जो है अपने पास जो भी जमा राशि है उसका कुछ अनुपात ये आरबीआई के पास जमा करते हैं साख बनाने के लिए, साख के रूप में। तो ये भी जो है, ये भी आरबीआई का रोल है। तो क्वेश्चन के अनुसार ये भी नहीं है करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या है? रुपये के मूल्य का निर्धारण। ठीक है, रुपये के मूल्य का निर्धारण जो है वो हमारा आरबीआई नहीं करती है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है वो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है? आप सभी ने सुना होगा कि जब ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक स्थिति, ठीक है, तो उसमें हम लोग देखते हैं हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, बा हिमालय। आप सभी को पता होगा कि ये जो बा हिमालय है, ठीक है, ये जो बा हिमालय है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं शिवालिक। क्या बोलते हैं? शिवालिक। ये सबसे बाहरी हिमालय है, ठीक है, जो हम लोग को देखने के लिए मिलता है, इसे हम लोग शिवालिक बोलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हिमाद्री किसे बोलते हैं? तो हिमाद्री जो बोलते हैं वो हम लोग ग्रेटर हिमालय को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती है? यानी भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा है? ठीक है, हमारे पास ऑप्शन है मजबूत नौकरशाही। ठीक है, आप सभी को पता है कि नौकरशाही मतलब जो आईएएस पीसीएस जो होते हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, उन लोग को हम लोग नौकरशाह बोलते हैं। तो अगर नौकरशाह मजबूत होंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी रहेगी। प्रशासनिक व्यवस्था काफी अच्छी रहेगी, लोकतंत्र उतना मजबूत रहेगा। तो ये तो ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि ये तो चुनौती है ही नहीं, ये तो मजबूती प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये हमारा मजबूती प्रदान कर रहा है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट हमारा है राजनीतिक दल। आप सभी को पता होगा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार को बनाने के लिए राजनीतिक दल होना बहुत जरूरी है। तो अगर राजनीतिक दल होते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए चुनौती नहीं है, लोकतंत्र के लिए सहायक होगा। ठीक है, सरकार बनाने के लिए। तो ये भी हमारा क्वेश्चन के अनुसार इनकरेक्ट, गलत उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? राजनीति में धन का प्रयोग। ठीक है, देखते हैं। और नेक्स्ट हमारा है देश का विशाल आकार। तो देश का आकार कैसा भी हो कोई मैटर नहीं करता है, लोकतंत्र का कोई लेना देना उससे नहीं है, देश का आकार छोटा हो या बड़ा हो। तो इस क्वेश्चन के अनुसार भारत में लोकतंत्र के लिए चुनौती क्या है? तो वो चुनौती है राजनीति में धन का प्रयोग। ठीक है, अगर राजनीति में धन का प्रयोग होगा तो सही मायने में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना नहीं हो पाएगी, वो एक भ्रष्ट सरकार की स्थापना होगी। और यही चीज जो है वो लोकतंत्र के लिए चुनौती है। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर है? भारत का सबसे सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, आप सभी को पर्वत, ठीक है, पठार, ठीक है, ये सब जानकारी होनी चाहिए कि कौन पठार कहाँ पर है, ठीक है, और किस स्टेट में है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वाधिक जो है, ठीक है, वो हमारा कौन सा क्या बोलते हैं पर्वत शिखर है, ऊंचा पर्वत शिखर है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? क्या ये केटू है? क्या ये कंचनजंगा है? क्या ये माउंट आबू है? क्या ये माउंट एवरेस्ट है? आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये जो माउंट आबू है ये किस स्टेट में है। ठीक है, ये किस स्टेट में है आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक किसी पर्वत का एक शिखर है जो पश्चिमी राज्य के किसी राज्य में ये स्थित है। ठीक है, और क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर्वाधिक ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो वो हमारा जो है वो केटू है। क्या है? केटू। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? गॉल्डविन अष्टमी बोलते हैं। ठीक है, गॉल्डविन जो है, ठीक है, गॉल्डविन अस्टिन बोलते हैं, गॉल्डविन अस्टिन। ठीक है, इसका एक दूसरा नाम केटू का क्या है? गॉल्डविन अस्टिन। अभी केटू कहां पर है? ये वर्तमान समय में पीओके में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं ताकि आप लोग देखने में सुविधा हो। ठीक है,
पहला ये क्वेश्चन है, विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? ठीक है, आप सभी को पता है कि मैंने पहले ही बोला था इकोनॉमिक्स के सेक्शन में पंचवर्षीय योजना पढ़ना काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी है, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनने की संभावना काफी रहती है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो देखना ही दिखना है पंचवर्षीय योजना से। तो ये कौन सा पंचवर्षीय योजना होगा जिसमें विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी? ये हमारा था, ठीक है, ये हमारा था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कौन था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी, और इस चतुर्थ पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था वो 1969 से लेकर, ठीक है, 1974 का था। ठीक है, ये जो कार्यकाल है इसी में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना था, और इसी में विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सितंबर 2023 तक भारत में कुल कितने विरासत स्थल को यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, कितने को विश्व विरासत स्थल मतलब के रूप में यूनेस्को द्वारा सूची में शामिल किया गया है भारत में सितंबर 2023 तक। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, और थोड़ा सा मैं जानकारी देना चाहूंगा कि आप सभी को पता होगा जो 41वां विश्व विरासत स्थल भारत का जो था वो हमारा शांति निकेतन है। ठीक है, ये कहाँ पर है? ये हमारा क्या बोलते हैं, ये जो है ये हमारा कलकत्ता में है। ठीक है, जो 42वां विश्व विरासत स्थल है वो कौन है? तो वो है हमारा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक स्टेट में एक होयसल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? एक होयसल मंदिर है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? 42वां विश्व विरासत स्थल के रूप में क्या बोलते हैं? यूनेस्को द्वारा शामिल किया गया है। ठीक है, तो टोटल जो है सितंबर 2023 तक वो कितने हैं? टोटल 42 में। ठीक है, टोटल 42 विश्व विरासत स्थल भारत में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, वर्तमान में कितने राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त पार्टियां, यानी भारत में, ठीक है, भारत में टोटल कितने राष्ट्रीय दल जो हैं अभी वर्तमान में उपस्थित हैं, प्रेजेंट हैं। ठीक है, कितने पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है? आप सभी को पता होगा कि कुछ पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, कुछ पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है, कुछ पार्टी को राष्ट्रीय दल के रूप में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसमें से टोटल कितने हैं आप सभी को पता होगा। इसके पहले टोटल राष्ट्रीय दल जो थे, जिसे राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त था, टोटल पार्टी कितना था? टोटल 8 था। इसमें से 3 पार्टी का जो था राष्ट्रीय दल का दर्जा वो वापस ले लिया गया, जिसमें से एक टीएमसी है। ठीक है, ये ममता बनर्जी की पार्टी है। दूसरा जो है वो हमारा एनसीपी है, जो महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी है, और तीसरा जो है वो हमारा सीपीआई है। ठीक है, इस तीनों से क्या बोलते हैं? ठीक है, नेशनल पार्टी का जो टैग है, ठीक है, जो दर्जा है उसे वापस ले लिया गया। ठीक है, इनके पास नहीं है। अभी बचा कितना? 5 बचा। आप सभी को पता होगा कि हाल ही में अप्रैल में, ठीक है, आम आदमी पार्टी को, ठीक है, नेशनल पार्टी का दर्जा प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार टोटल कितने हो गए? टोटल जो हो गए वो हमारा टोटल 6 हो गया। ठीक है, टोटल 6 पार्टी अभी है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, चीज़ों को अच्छे से समझाने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा और ऑप्शन के द्वारा जितने भी ऑप्शन है उसे भी हम लोग अगर देखते जाएंगे तो एक क्वेश्चन से कहीं ना कहीं 3-4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, और वो हमारे तैयारी में लाभदायक साबित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित देशों की राजधानी का विमोलित विकल्प को चुने, यानी इसमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। ठीक है, हमारे पास एक तरफ देश है और एक तरफ क्या है? उसकी राजधानी है। तो देखना क्या है कि किस देश का राजधानी जो है वो गलत इसमें बताया गया है। ठीक है, ऑप्शन क्या है? ऑस्ट्रेलिया। क्या ऑस्ट्रेलिया का राजधानी सिडनी है? देखते हैं। ठीक है, सेकेंड है इंडोनेशिया की राजधानी नुसंतरा। अभी आपने सुना ही होगा कि हाल ही फिलहाल में इंडोनेशिया की जो राजधानी जकार्ता थी उसे चेंज करके नुसंतरा बना दिया गया है, तो ये तो सही है हमारा। ठीक है, बुरुंडी का है, इसकी राजधानी जो है वो बुजुम्बरा है, तो ये भी सही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। माली जो है ये हमारा देश कहाँ पड़ता है? ये हमारा अफ्रीका कंटिनेंट में पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में ये देश पड़ता है, और इसकी जो राजधानी है बमाको, ये भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये तीनों सही है। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो सिडनी नहीं है। ये कौन सी राजधानी जो है ऑस्ट्रेलिया की? वो हमारा कैनबेरा है। क्या है? कैनबेरा। ठीक है, कैनबेरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो है वो सही मिलान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है,
नेक्स्ट है, हाल में मुंबई में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति वाला मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, यह मियावाकी वृक्षारोपण पद्धति का तकनीक किस देश से संबंधित है? ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल में मुंबई में क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए एक विशेष पद्धति का मियावाकी वृक्षारोपण, ठीक है, पद्धति को अपनाया गया है। ठीक है, किसके लिए? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए। तो ये जो मियावाकी है वो किस देश से संबंधित है? तो वो जो है, क्या वो ब्राजील से है, क्या ये जापान से है, क्या ये रूस से है, या फिर ये चीन से है? तो ये जो है ये हमारा जापान से संबंधित है। ठीक है, मियावाकी जो है ये जापान से संबंधित है, ये जो पद्धति है। नेक्स्ट हमारा है 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेनाध्यक्ष जो थे राजा मान सिंह, आप सभी को पता होगा कि ये अकबर के सबसे फेमस सेनापति थे। ठीक है, राजा मान सिंह। तो राजा मान सिंह ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? ठीक है, राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? क्या ये लोहारा जनजाति थी, क्या ये मुंडी जनजाति थी, क्या ये चेरो था, क्या ये संताल था? ठीक है, तो इसमें से चेरो जनजाति को, ठीक है, राजा मान सिंह ने हराया था। किसको हराया था? चेरो जनजाति को हराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसमें ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। ठीक है, ये साइंस का क्वेश्चन है। ठीक है, साइंस के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की काफी जरूरत है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनका ये काफी वीक पॉइंट माना जाता है। फिर भी हम लोग काफी अच्छे से करेंगे कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। कौन पैदा करता है? क्या ये ध्वनि तरंग पैदा करती है? क्या ये ऊष्मा तरंग पैदा करती है? क्या ये चुंबकीय क्षेत्र होता है? क्या ये प्रकाश किरणें होता है? तो थोड़ी सी जानकारी आपको यहाँ पर मैं देना चाहूंगा कि सपोज आपके पास एक वायर है, ठीक है, और इस वायर में क्या बोलते हैं, करंट फ्लो हो रहा है। क्या फ्लो हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। करंट को हम लोग आई से यहाँ पर दिखाते हैं। तो अगर ये जो विद्युत, ये जो करंट फ्लो हो रहा है, तो इस करंट, इस वायर के द्वारा, इस तार के द्वारा जब भी करंट फ्लो होगा, तो इस तार के चारों तरफ, ठीक है, क्या बोलते हैं, वैद्युत जो क्षेत्र है वो हमारा क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बोला क्या जा रहा है? गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है। क्या पैदा करता है? तो जब किसी तार के द्वारा लगातार, ठीक है, वैद्युत आवेश पास हो रहा हो, ठीक है, तो वो पैदा करता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या पैदा करता है? चुंबकीय क्षेत्र। ये एनसीईआरटी के क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, और जब किसी तार के पास आप एक कंपास नीडल को लेकर जाओगे, ठीक है, एक कंपास नीडल को लेकर जाओगे, तो वो जो है डिफ्लेक्ट करेगा। वो क्या करेगा? वो डिफ्लेक्ट करेगा। और डिफ्लेक्ट करने की जो उसकी जो स्थिति बनती है वो ये इंडिकेट करती है, वो ये दिखाती है कि जब इस तार के द्वारा विद्युत आवेश पैदा हो रहा है, ठीक है, तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न हो रहा है। चुंबकीय क्षेत्र जो है वहां पर उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, प्रसिद्ध तवांग मठ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, प्रसिद्ध तवांग मठ जो है वो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है। ठीक है, तवांग मठ की बात की जा रही है। ठीक है, तवांग मठ की बात की जा रही है। ये तवांग मठ जो है ये किस राज्य में है? ठीक है, तो तवांग मठ जो है, क्या ये आसाम में है, आंध्र प्रदेश में है, सिक्किम में है, या फिर अरुणाचल प्रदेश में है? तो तवांग मठ जो है ये हमारा सिक्किम में है। ठीक है, कहाँ पर है? सिक्किम में। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये हमारे पास अरुणाचल प्रदेश आ गया है। तो अरुणाचल प्रदेश से एक क्वेश्चन बनता है, करंट अफेयर का क्वेश्चन ये, ठीक है, जिसे मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर कि अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसे बनाया गया है? अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है संजय दत्त को। किसे बनाया गया है? संजय दत्त को बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, संजय दत्त को अरुणाचल प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ठीक है, त्रिपुरा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा पर्यटन का, ठीक है, त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया है? त्रिपुरा पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो हमारा सौरभ गांगुली को बनाया गया है। इसको बनाया गया है? सौरभ गांगुली को बनाया गया है। ठीक है, तो ये सब जो है ये वैल्यू एडिशन है। जब भी हम लोग किसी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो उसमें जो भी ऑप्शन होते हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजों को देखने से जो प्रैक्टिस हम लोग का काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि रामप्राया, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पेनी प्लेन। तो ये जो पेनी प्लेन मैदान है ये कैसे बनती है? ये, ठीक है, ये जो पेनी प्लेन मैदान है ये कैसे बनती है? ठीक है, क्या ये क्या बोलते हैं
भूमिगत जल से बनती है, क्या ये नदी से बनता है, क्या ये हिमनद से बनता है, क्या ये वायु से बनता है। तो पेनिप्लेन मैदान जो होता है ना, जो नदी का जो अंतिम अवस्था होता है, वहां से नदी का जो अंतिम अवस्था होता है, ये नदी है। अभी नदी यहाँ पर खत्म हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जब खत्म होती है तो इसमें क्या होता है, एक क्षैतिज अपर्दन होता है और एक रुकावट होता है। तो रुकावट और क्षैतिज अपर्दन के द्वारा एक पेनिप्लेन मैदान बनता है, ठीक है। तो ये किसके द्वारा बनता है, ये हमारा नदी के द्वारा बनता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पर सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित, ये साइंस का क्वेश्चन है, ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो है एक तरफ दिया गया है बीमारी, ठीक है, यानी सॉरी एक तरफ दिया गया है, हाँ बीमारी दिया गया है, और वो जो है, ठीक है, बीमारी है, ठीक है, उसको मतलब वो किस बैक्टीरिया के द्वारा, किस जीवाणु के द्वारा ये रोग होता है, ठीक है। तो वो हम लोग को मिलान करना है, ठीक है। हमारे पास है ट्रिपोनिमा पैलेडियम, यार्सिनिया पेस्टिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो विब्रियो कॉलेरी जो है, ये जो जीवाणु है, ठीक है, एक मिनट, ये जो विब्रियो कॉलेरी है, ये विब्रियो कॉलेरी के द्वारा क्या होता है, कोलेरा होता है। तो विब्रियो कॉलेरी एक जीवाणु है जिसके द्वारा कोलेरा होता है। यहाँ पर सेकंड है बैसिलस एंथ्रेसिस, तो बैसिलस एंथ्रेसिस के द्वारा क्या होता है, एंथ्रेक्स होता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी का 2 और डी का 4, सी का 2 डी का 4 दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्रिपोनिमा पैलेडियम। तो ट्रिपोनिमा पैलेडियम जो है, इसके द्वारा क्या होता है, ये एक जीवाणु है ट्रिपोनिमा पैलेडियम, इसके द्वारा क्या होता है, सिफिलिस होता है, क्या होता है, सिफिलिस होता है। और यार्सिनिया पेस्टिस जो है, इसके द्वारा क्या होता है, प्लेग होता है। तो इसके अनुसार अगर जब हम लोग मैच करेंगे तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग को फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद होनी ही चाहिए, लेकिन यहाँ भी आप थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर सकते हो कि अगर आपको 2 याद है तो 2 में से आप आगे बढ़ सकते हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपका मैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परावर्तित प्रकाश में जो ऊर्जा होती है वो क्या है, ठीक है। उस पर क्वेश्चन है कि जब भी आपको पता होगा, ठीक है, थोड़ी सी जानकारी मैं देना चाहूंगा कि अगर आपके पास ये एक प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस को हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और जब भी आप एक लाइट मारते हो, ठीक है, या आपके पास टॉर्च हो या कुछ भी हो, ठीक है, और ये लाइट यहाँ पर फॉलो करती है, तो फॉल करने के बाद यहाँ पर ये जो लाइट है, इसको आयतित किरण बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इनकमिंग रे, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो ये जब यहाँ पर फॉल करती है, उसके बाद फिर ये परावर्तित होती है, ठीक है, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, ठीक है। तो पूछा जा रहा है कि जो परावर्तित प्रकाश जो है, इसमें जो ऊर्जा है, क्या वो किस पर निर्भर करती है, किस पर नहीं निर्भर करती है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, ये आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। ये जो होता है ना, ये ठीक है, ये जो होता है, ये हमारा आपतन कोण होता है, ठीक है, ये हमारा आपतन कोण होता है, और ये हमारा जो आयतित किरण होता है ना, उसका कोण होता है। तो ये क्या आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है, पहला ये बोल रहा है। आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, तो अगर ये आपतन कोण बढ़ता जाएगा तो क्या ये प्रकाश की ऊर्जा भी बढ़ती जाएगी, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है कि आपतन कोण, थर्ड ऑप्शन है आपतन कोण के घटने के साथ घटती है, तो क्या ये आपतन कोण अगर घटेगा तो क्या ये क्या बोलते हैं, इस प्रकाश की जो ऊर्जा है क्या वो भी घट जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। फोर्थ ऑप्शन है आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है, तो क्या ये ऐसा होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो प्रकाश आ रही है और प्रकाश आने के साथ ये परावर्तित जो होती है, तो परावर्तित प्रकाश का जो ऊर्जा होता है उसका कोई लेना देना आपतन कोण से नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए सी हो जाएगा कि आपतन कोण पर निर्भर नहीं होती है प्रकाश की ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी। सबसे अच्छा, सबसे इजी क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। आप सभी को जानकारी होनी चाहिए आत्मीय सभा की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी, कब की थी, कहाँ की थी, ठीक है। तो ये सब चीजें जानकारी होनी चाहिए। प्रार्थना सभा की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की जो स्थापना है, ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है कि कहाँ पर हुई थी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे, दयानंद, ठीक है, दयानंद सरस्वती थे, ठीक है, जिसने 1875 में, कब, 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, ठीक है। कहां पर की थी, बंबई में की थी, ठीक है। और इन्होंने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो, किधर लौटो, वेदों की ओर, ठीक है, और लौटो, ठीक है, ऐसा दयानंद सरस्वती जी ने बोला था। इनका जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। क्या था, मूल शंकर। इनके गुरु का नाम विरजानंद था, ठीक है। तो ये जो है, ठीक है, ठीक है, ये जो है आर्य समाज की स्थापना, आर्य समाज की स्थापना क्या बोलते हैं,
दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक है, तो कहाँ पर किया था? बॉम्बे में किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? आप सभी को पता होगा कि संसार में बहुत सारे मरुस्थल हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि संसार का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। इस क्वेश्चन के आगे मैं थोड़ा सा आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि संसार का अगर सबसे बड़ा नहीं, सबसे गर्म मरुस्थल पूछे तो वो कौन सा है? वो कालाहारी है। ठीक है, वो कौन सा है? वो कालाहारी है। यहाँ पर बड़े की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सबसे गर्म की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? सबसे गर्म मरुस्थल की बात कर रहा हूँ। वो कौन सा है? कालाहारी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है। तो सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल जो है वो हमारा सहारा है। ठीक है, वो हमारा सहारा है। कहाँ पड़ता है? ये हमारा उत्तर पश्चिम जो अफ्रीका है वहां पर ये पड़ता है। ऑस्ट्रेलियन में क्या है? तो यहाँ पर क्या बोलते हैं? विक्टोरिया और सैंडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ठीक है, गोबी जो है ये कहाँ पर है? तो गोबी जो है चीन और मंगोलिया के बॉर्डर में गोबी मरुस्थल है, और ये शीत मरुस्थल है, ये गर्म मरुस्थल नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग हो गया, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर सहारा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? पॉलिटी का सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की संसद का भाग कौन नहीं है। आप सभी को पता होगा कि भारत का संसद का जो अनुच्छेद है वो 79 है। कितना है? 79 अनुच्छेद के तहत संसद को स्थापित करने की बात कही गई है। और संसद के अंतर्गत 3 पार्ट आते हैं। पहला आता है हमारा लोकसभा। कौन आता है? लोकसभा, ये संसद में शामिल होता है। दूसरा होता है हमारा राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा। और तीसरा होता है हमारा राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होते हैं? राष्ट्रपति। ठीक है, तो ये तीनों को मिलकर संसद बनता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन भारत की संसद का भाग नहीं है? तो राष्ट्रपति तो है, लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है। मंत्रिपरिषद जो है वो हमारे भारत के संसद का भाग नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये सही हो जाएगा, मंत्रिपरिषद होगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट हमारा है, भारत में शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन था? आप सभी को पता होगा कि ऐसे शासक का नाम बताना है आपको जिसने शकों के प्रभुत्व को समाप्त करने के बाद साकरी का टाइटल लिया था और चांदी के सिक्कों को क्या बोलते हैं स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला, ठीक है, शकों के प्रभुत्व को नष्ट करने वाला शासक कौन सा है? तो वो है हमारा कौन सा है? समुद्रगुप्त है क्या? ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, इसमें से कौन सा होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय होगा। ठीक है, इसमें से 3 पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने साकरी की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? साकरी की उपाधि ली। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराने के बाद चांदी के सिक्के रिलीज किए, चांदी के सिक्के, ठीक है, बनवाए। ठीक है, और शकों को हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो ये तीन कुछ वैल्यू एडिशन है जिसे आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और ये लास्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, ये आपके प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है। ठीक है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है। ठीक है, क्या ये ऐत्रेय ब्राह्मण है? ठीक है, क्या ये हमारा क्या बोलते हैं गोपद ब्राह्मण है? क्या ये शतपथ ब्राह्मण है? क्या ये पंचविश ब्राह्मण है? तो आप सभी को पता होगा कि जो हम लोग पढ़ते हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, ठीक है, तो हर वेद में एक क्या बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ है और उस ब्राह्मण ग्रंथ का एक नाम दिया गया है। जिस प्रकार अथर्ववेद में क्या बोलते हैं जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा गोपत है। वो कौन सा है? वो हमारा गोपत है। ठीक है, अथर्ववेद में जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो हमारा गोपत ब्राह्मण है। उसी प्रकार क्या बोलते हैं ऐत्रेय ब्राह्मण जो है वो हमारा ऋग्वेद में है। लेकिन शतपथ ब्राह्मण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ माना गया है और ये किसमें है? ये हमारा यजुर्वेद में है। ठीक है, यजुर्वेद में, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ये यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, तो इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएगा? ये हमारा शतपथ ब्राह्मण हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज का सेशन था। आई होप आप लोगों ने काफी अच्छे से इसको अटेम्प्ट किया होगा और देखिए कि आपका अटेम्प्ट किस प्रकार जा रहा है और आप कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। और ज्ञानतु जो है ऐसे ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का जो सीरीज है वो लगातार लेकर आएगा। जरूरत है आपको ज्ञानतु में बने रहने की और इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स।